जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शंस का सीजन चल रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो पॉलिटिक्स भी हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करती है, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बट यहां पर हम पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करने वाले, यहां पर हम पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत जो है एक फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी है, एवर इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है। बट एट द सेम टाइम आपने कई बार कुछ टर्म्स को सुना होगा कि ये सरकार तानाशाह हो चुकी है, ऑटोक्रेटिक सरकार हो चुकी है। पक्ष या विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर ये आरोप लगाते हैं, टोटलिटेरियन रिजीम हो चुकी है। तो ये क्या है? फासिस्ट रिजीम हो चुकी है। कई बार आपने देखा है कि डेमोक्रेटिक सरकार है, फिर हम रिपब्लिक डे भी बनाते हैं, गणतंत्र दिवस भी बनाते हैं। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक होने में क्या अंतर है? ओलिगार्की क्या होता है? थियोक्रेसी क्या होता है? बहुत सारी ये टर्म जो हैं आज आपको सीखने का मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा। इस सेशन को आखिरी तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव सेशन है। और इसको देखने के बाद एक आप अवेयर सिटीजन होंगे। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, डिबेट्स को सुनेंगे, तो आप ज्यादा बेहतर इवेल्युएट कर पाएंगे चीजों को। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का मतलब समझते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी जो है दो शब्दों से बना है, डेमो प्लस क्रेसी। डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल। सो दैट इज पीपल्स रूल। कहा जाता है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार। तो यह कहलाता है डेमोक्रेसी। सम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम एंशिएंट सोसाइटीज में भी देखते हैं, जहां पर एक चुनाव का सिस्टम था। बट आज का जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल बदल चुका है। वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल है। सीधा सीधा ये कहता है कि भाई आप कितने भी बड़े पद पर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, पीएचडी होल्डर हैं, कुछ भी हैं, आपकी वोट की जो वैल्यू है वो वन है। ठीक है, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी, उसके वोट की वैल्यू भी वन है, सबको बराबर का मौका मिलेगा। ये जो है क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाता है। एक अलग सेशन में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है, उसको हम अलग एक सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्म आता है रिपब्लिक। देखिए, हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाते हैं। ये रिपब्लिक क्या होता है? कुछ देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक हैं बट रिपब्लिक नहीं है, जैसे कि यूके, यूनाइटेड किंगडम। वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहां पर चुनी हुई सरकार है, बट वो रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक को आप एक लाइन में याद रख सकते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा? रिपब्लिक कहलाएगा। जैसे कि भारत में है, भारत के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कह लीजिए एक आम व्यक्ति उस चुनाव में हिस्सा नहीं लेता, उसमें इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएस चुनाव में हिस्सा लेते हैं, बट कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, चुना हुआ व्यक्ति है। यूके में ऐसा नहीं है, यूके में वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट कौन है? और राजा है। पहले क्वीन थी, अब जो है किंग चार्ल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में। नेक्स्ट एक टर्म आता है थियोक्रेसी। देखिए, थियो जो शब्द है वो आता है आपका क्लर्जी क्लास से। क्लर्जी क्लास, पादरी, पुरोहित, पंडित, मुल्ला, जहां पर जो क्लर्जी क्लास है उसका होल्ड होता है सरकार में, उसकी हिस्सेदारी होती है। आप कह सकते हैं जो एंशिएंट सोसाइटीज थी या मिडिएवल सोसाइटीज में थियोक्रेसी आपको बहुत ज्यादा मिलती है। इवन यूरोप में जो रेनेसां मूवमेंट देखी गई थी वो इसी थियोक्रेटिक सरकार के खिलाफ थी या थियोक्रेसी के खिलाफ थी कि चर्च अलग है और सरकार अलग होनी चाहिए, लोगों का पर्सनल फेथ अलग है और सरकार का काम अलग है। ठीक है, तो दैट इज थियोक्रेसी। नेक्स्ट टर्म आता है ऑटोक्रेसी। देखिए, ऑटोक्रेसी, ऑटो सिंगल व्यक्ति जो है रूल कर रहा है, कंट्रोल्ड बाय एब्सोल्यूट पावर। सिंगल व्यक्ति के हाथ में सारी की सारी पावर है और जो है उस पर किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल, पॉपुलर कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है। अब देखो, इस पे कई बार कहा जाता है कि ऑटोक्रेटिक सरकार हो चुकी है। ठीक है, पक्ष या विपक्ष एक दूसरे पर ये हमला करता है कि ऑटोक्रेटिक सरकार हो चुकी है। अलग अलग समय पर ये हमले होते रहे हैं। देखो, इसमें अब ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में
चुनाव होते हैं हर 5 साल बाद, और हमने देखा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज भी, स्ट्रॉन्ग लीडर्स भी इलेक्शंस हारे हैं अलग अलग समय पर दुनिया भर में। आई एम नॉट सेइंग जस्ट अबाउट इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड ये देखा गया है। तो जब जहां पर भी डेमोक्रेसी है और जहां पर कोई लीडर ऑटोक्रेटिक होने की कोशिश करता है, उसको जनरली सत्ता से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टेक्नोक्रेसी। देखो टेक्नोक्रेसी क्या है, जहां पर टेक्निकल लोग पावर में आते हैं, उनका बहुत बड़ा से है सरकार में। देखो टेक्निकल का मतलब सिर्फ इंजीनियर्स नहीं होते हैं, ठीक है, टेक्निकल का मतलब जो भी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, वो लॉयर हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, आईटी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप आज के समय पे बात देखोगे तो आप प्रेजेंट गवर्नमेंट को अगर आप देखोगे तो बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स आपको मिलते हैं जो मास लीडर्स नहीं हैं, ठीक है, जो लोकसभा का चुनाव जीतकर नहीं आए, बट वो सरकार में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पोर्टफोलियोज या इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को होल्ड करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, टेक्नोक्रेसी कहलाता है। ठीक है, जहां पर जो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड लोग इंपॉर्टेंट पोजीशंस को होल्ड करते हैं, वो टेक्नोक्रेसी कहलाता है। नेक्स्ट आता है फासिज्म। ये एक नेगेटिव टर्म के रूप में देखा जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि फासिस्ट सरकार हो चुकी है ये, ठीक है। तो ये फासिस्ट सरकार जो है, इसका मतलब क्या है कि सरकार जो है लोगों के जीवन पर कंप्लीट कंट्रोल चाहती है। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है कि सिर्फ वोट डाल दिया और सरकार जो है आपके लिए कुछ सुविधाएं जो जिसे कहा जाता है पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। एक हो गया कि आपके वो जीवन में भी कंट्रोल करना चाहती है, क्या कपड़े पहने जाएं, क्या खाना खाया जाए, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहती है। और इसके अलावा वो एंसेस्ट्रल या कल्चरल वैल्यूज की तरफ जाती है और किसी भी तरीके का फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं चाहती है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोचेंगे ये सही है, ये तो अच्छी बात है। अगेन दिस इज अगेन अ डिबेटेबल, बट इसको फासिस्ट सरकार कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप हिटलर की सरकार को कह सकते हैं, जैसे कि जर्मनी में था। और उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर आपका, जैसे इटली में मुसोलिनी की सरकार कही जाती है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में। ओके, नेक्स्ट आता है अनार्की। अनार्की को याद रखना, ए से एब्सेंस ऑफ लॉ। कई बार कहा भी गया, जैसे दिल्ली में सरकार है जो स्टेट गवर्नमेंट की, अनार्की हो चुकी है, एब्सेंस ऑफ लॉ हो चुका है। मैं आई एम नॉट सेइंग अबाउट वन पॉलिटिकल पार्टी, बट द आइडिया हियर इज कि आरोप लगा, ठीक है, अनार्की सरकार की, भाई जो है किसी भी तरीके से आप सरकार को नहीं चलने दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एब्सेंस ऑफ लॉ हो चुका है, उसको कहा जाता है अनार्की। ठीक है, कई बार जब हम इस तरीके के शब्द सुनते हैं, जंगल राज, है ना, तो ये शब्द जो है आप सीधा सीधा इसको अनार्की से जोड़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि डिसऑर्डर है रिजल्टिंग फ्रॉम अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, सो वो क्या कहलाता है, एनार्की कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आता है मोनार्की। ठीक है, मोनार्की जो है शब्द यहां पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल सिंगल व्यक्ति जो रूल कर रहा है। अब आप कहेंगे कि अच्छा फिर वो तो ऑटोक्रेसी में भी था। अब यहां पर एक डिफरेंस क्या है, जनरली मोनार्की में किंग का रूल है, हेरिडिटरी रूल है, ठीक है, हेरिडिटरी रूल है। अब ये जरूरी नहीं है कि उसके पास टोटल कंट्रोल हो, ठीक है, बट हाँ, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, वो मोनार्की है। जैसे हमने यूके में देखा, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं, बट हेड ऑफ द स्टेट कौन है, वहां पर राजा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका मोनार्की हो गया। ठीक है, सो यहां पर जनरली राजा का रूल है, राजा के बाद उसके बच्चे का, इस तरीके से ये हो गया आपका मोनार्की। नेक्स्ट आता है टर्म ओलिगार्की। ठीक है, ओली शब्द जो आता है वो आता है फ्यू, ठीक है, कुछ लोग जो है मिलकर सरकार को चला रहे हैं। ये भी इंडिया में कई बार कहा जाता है कि एक्चुअली में देखिए, एज अ डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, अलग से एक सेशन में डिस्कस करूंगा। मतलब हमारा जो रोल है एज अ कॉमन सिटीजन, वो सिर्फ वोट डालने तक है। उसके बाद सरकार आपसे नहीं जाके पूछ रही है कि हाँ जी बताइए कि इस पर्टिकुलर डिसीजन में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपसे वोटिंग नहीं कराई जाती। हाँ, एक सर्वे हो सकता है जनरल, बट ऐसा कोई वोटिंग नहीं कराई जाती। यहां पर क्या आता है कि पॉलिटिशियंस, टॉप पॉलिटिशियंस और टॉप ब्यूरोक्रेट्स ही मिलकर जो है पूरी की पूरी पॉलिसीज तय कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं ओलिगार्की का, कि कुछ लोगों के पास ही है, कुछ फैमिलीज ही हैं जो पूरी की पूरी सत्ता को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, प्लूटोक्रेसी क्या आता है, कई बार आपने टर्म सुना होगा, सूट बूट की सरकार। ठीक है, सूट बूट की सरकार, तो ये भी
ये आता है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी यही कहता है कि भाई जो अमीर लोग हैं वो सरकार चला रहे हैं, पीछे से सारा का सारा काम जो है बड़े उद्योगपति, बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, वही सरकार चला रहे हैं, वो कहलाता है प्लूटोक्रेसी। ठीक है जी। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार इंडिया में तो जो हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आरोप प्रत्यारोप ये जो है लगते हैं, इन्हीं टर्म्स में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट आता है टायरनी। टायरनी अगेन तानाशाही, ठीक है, नेगेटिव कॉनोटेशन है कि जब सरकार जो है बहुत ज्यादा आर्बिट्रेरी पावर यूज करने लगे। ठीक है, जब भी हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ में क्या कहा जाता है कि कानून का शासन होगा, ऐसा नहीं है कि विम्स एंड फेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट होगा कि किसी को भी जेल में डाल दिया। तो ये क्या कहलाता है, तानाशाही, टायरनिकल सरकार, जब जो है किसी भी तरीके से विम्स एंड फेंसेस पर सरकार चल रही हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, टायरनिकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है टोटलिटेरियन रिजीम। टोटलिटेरियन रिजीम का एग्जांपल आप पहले समझ लेते हैं कि है क्या टोटलिटेरियन रिजीम। ये वो है जिसमें एक सिंगल पॉलिटिकल अथॉरिटी होल्ड कर रही है। सिंगल पॉलिटिकल अथॉरिटी जैसे चाइना में, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन। ठीक है, तो यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी है, पूरा का पूरा कंट्रोल करके बैठी हुई है। ठीक है, यहां पर सेंट्रलाइज्ड है, डिक्टेटोरियल है, स्टेट पर पूरा का पूरा, मतलब उस सरकार पर पूरा का पूरा कंट्रोल है, वो क्या कहलाता है, टोटलिटेरियन रिजीम कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है फेडरेशन, संघीय ढांचा। जैसे भारत में हम कहते हैं कि हम फेडरल स्ट्रक्चर है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जैसे एग्जांपल है, इंडिया बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, क्या ये पूरा का पूरा देश दिल्ली से गवर्न कर सकते हैं हम? जी नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमने जो है स्टेट्स बनाई, पावर्स को डिवाइड किया सेंटर और स्टेट के बीच में। तो स्टेट के पास भी अपने स्फीयर में 7 शेड्यूल स्टेट लिस्ट, उनके पास अपनी पावर्स हैं, वो अपने लेवल पर काम कर सकते हैं, उनका जो एरिया ऑफ डोमेन है या स्फीयर ऑफ डोमेन है वो इंडिपेंडेंट है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो वो क्या कहलाता है, फेडरेशन कहलाता है। इसके ऑपोजिट में क्या होता है, यूनिटरी स्टेट। जैसे स्विट्जरलैंड में है, छोटा देश है, ठीक है जी, वहां पर सेंटर और स्टेट इतना, मतलब देश ही इतना बड़ा नहीं है कि स्टेट्स में डिवाइड हो, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सीधा एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, एक ही सरकार है। चलिए नेक्स्ट आता है जुंता। ठीक है, आपने म्यांमार के केस में, जो हमारा पड़ोसी देश है, म्यांमार के केस में आपने सुना होगा, मिलिट्री जुंता जो है यहां पर कंट्रोल कर रही है। यहां पर क्या होता है कि ग्रुप या कॉलिशन जो है, मतलब एक ग्रुप जो है, एक समूह जो है, वो सत्ता पर आकर बैठ जाता है, जो चुनी हुई सरकार के उसको हटा देता है। जनरली इसमें देखा गया है मिलिट्री रिजीम्स को। तो मिलिट्री कू जब होता है तो ये कहलाता है जुंता, मतलब नॉट ऑलवेज बट एक ग्रुप या कोलिशन जब सरकार में आके बैठता है उसको जुंता कहलाते हैं, जनता कहते हैं। और जब ये मिलिट्री करती है, फौज करती है, तब उसको मिलिट्री जुंता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आता है कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म क्या कहलाता है, जब सरकार पूरा का पूरा प्रॉपर्टी को, रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। ठीक है, व्हेन स्टेट ओन्स ऑपरेट इंडस्ट्री ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है वहां पर, एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनका ये मानना है कि भाई सीधा सीधा कि जितना आपको चाहिए वो सरकार देगी, आपके रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक चीजें हैं वो आपको मिलेंगी, उसके अलावा आपको जरूरत नहीं है, जो वो एक्स्ट्रा है वो बाकी लोगों को दिया जाएगा। दैट इज द बेसिक फिनोमिना ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, ये मैं बहुत सिंपल भाषा में बहुत ब्रीफली समझाने की कोशिश कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि ये टर्म्स कई बार वो सुनते होंगे न्यूज़पेपर में, उनको ये पता होना चाहिए कि ये टर्म क्या कहलाती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, नेक्स्ट आता है डिक्टेटरशिप। ये कई बार आपने सुना होगा ये टर्म। देखो बहुत सारी टर्म्स ना ओवरलैप भी करती हैं इनमें। डिक्टेटरशिप क्या कहता है, जब एक व्यक्ति के पास या एक पॉलिटिकल ग्रुप के पास या एक छोटे से ग्रुप के पास सारी की सारी पावर आती है, उसको क्या कहलाते हैं, डिक्टेटरशिप। इसको भी कई बार तानाशाही के रूप में देखा जाता है। एक्वायर्ड बाय द इनहेरिटेंस, या तो ये इनहेरिटेंस से ये पावर आई है, मतलब मान लो राजा का बेटा राजा, उसके बाद वो जो है बहुत ज्यादा क्या हो गया, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज हो गई हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर है, या फिर फोर्स से जबरदस्ती जो है वो पावर को हथियाया गया है। ठीक है, तो वो इनहेरिटेड भी हो सकती है, फोर्स से भी पावर को एक्वायर किया जा सकता है। पर डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज में क्या है, पावर जो है
किसी एक व्यक्ति के पास है या ग्रुप ऑफ पीपल के पास है, वो क्या कहलाता है? डिक्टेटरशिप कहलाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में कैसा लगा ये सेशन आपको। इसी सीरीज में हम कुछ और सेशंस भी लेकर आएंगे क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं। यू शुड बी नोइंग अबाउट दीज थिंग्स। आइडिया ये है परचम क्लासेस का कि आप एक अवेयर सिटीजन बने, आप एक जो जागरूक नागरिक बने, आपको चीजों के बारे में पता हो। जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। वंदे मातरम।